अस्सलाम वालेकुम। जी, आज हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू टॉपिक जो कि फूड एंड प्रोडक्ट सेफ्टी इशू से रिगार्डिंग है। ठीक है, यहाँ पर देखो कि अकाउंट हेल्थ पर जब हम जाते हैं और अकाउंट हेल्थ पर आप यहाँ पर देख सकते हो कि अकाउंट पे काफ़ी सारे इश्यूज हैं, जैसे ओडीआर इसका इफेक्टेड है ड्यू टू नेगेटिव फीडबैक एंड ए टू जी गारंटी क्लेम्स। और वैलिड ट्रैकिंग डेट इसका ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो एक इशू है वो फूड एंड प्रोडक्ट सेफ्टी इशू का भी है। ठीक है, यहाँ पर मैं क्लिक करूंगी। अब फूड एंड प्रोडक्ट सेफ्टी इशू होता क्या है, यानी कि बहुत सारे इश्यूज फूड आइटम्स को सेल करने से रेज हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक्सपायरी डेट अगर प्रोडक्ट की आ गई और हमने उस आइटम को सेल कर दिया हो तब भी हो सकता है, या फिर कोई ओवरऑल प्रोडक्ट में इशू आ गया है तो तब भी हो सकता है कि पीछे से ही पूरे यूएस में उसकी सेलिंग अगर बैन हो गई हो किसी भी नेगेटिव फैक्टर की वजह से, तो उसे प्रोडक्ट सेफ्टी इशू कहते हैं। देखिए, प्रोडक्ट सेफ्टी इशू पर मैंने क्लिक किया। अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि होता क्या है, सेफ्टी इशू का मतलब क्या है, और इसमें सेफ्टी इशू में हम अकाउंट को किस तरह से देखेंगे और क्या सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ओपन करते हैं एक दफा लिंक को, ताकि हम प्रोडक्ट सेफ्टी इश्यूज को देख सकें। अच्छा, यहाँ पर ऐसा सच नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ पर अब सर्च करूंगी amazon फूड एंड फूड सेफ्टी इश्यूज। ठीक है, फूड प्रोडक्ट सेफ्टी पॉलिसी। ठीक है, हम इसकी पॉलिसी को डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम बाकी सारी चीजों की तरफ चलेंगे। ठीक है, amazon एंड फूड सेफ्टी। ठीक है, अच्छा, अब इसमें ना प्रॉब्लम ये है कि ओवरऑल सेलिंग में भी मतलब इशू आ सकता है कि अमेजोन बेसिकली ये चाहता है कि जितनी भी आइटम्स हैं वो बिल्कुल सेफ हों और हमारे कस्टमर तक बिल्कुल सही पहुंचे, ताकि वो कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पर परचेजिंग कर सकें। अब असल में क्या होता है कि जितने भी एप्लीकेबल लॉज और रेगुलेशन होते हैं वो सबके सब फूड आइटम्स पर होते हैं, अप्लाई होते हैं। और जो उनकी एफडीए है, यानी कि फूड डेवलपमेंट अथॉरिटी है उनकी, वो सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन करती रहती है कि फलां प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या कोई इशू तो नहीं है, या उसको यूज करने से कोई ड्रॉबैक तो नहीं आ रहा, या कोई डिजीज कॉज तो नहीं हो रही। तो उसकी वजह से भी बहुत सारी आइटम्स को अमेजोन जो है वो उसकी लिस्टिंग को ही ओवरऑल रिमूव कर देता है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखा सकूं तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि जितनी भी अगर यूरोपियन मार्केट है तो उसके अलग से रूल्स होंगे और यूएस की मार्केट के अलग से रूल होंगे, और जितनी भी उनकी मतलब प्रोडक्ट की सेफ्टी होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है उनके लिए। फॉर एग्जांपल ये जैसे प्रोडक्ट है जेरो फॉर्मूला बोनअप। ठीक है, इस पे अब मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाती हूँ और आपको पता चलेगा कि इस प्रोडक्ट को सेलिंग से अमेजोन ने क्यों रोका है, और उसकी रीजन भी आपको पता चल जाएगी। प्लस उसके साथ आपको ये भी पता चलेगा कि आपको फर्दर एक्शन लेने की जरूरत है या नहीं। लेकिन यहाँ पर देखो, जिस तरह से लिखा हुआ आ रहा है नो इम्पैक्ट, लेकिन कुछ ऐसी आइटम्स भी होंगी जिसका इम्पैक्ट आपके अकाउंट पर आएगा। ठीक है, ये देखें यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट रिमूवल, यहाँ पर देखें ये वही है जेरो फॉर्मूला, ये वही प्रोडक्ट है। अमेजोन कह रहा है कि हमने इस प्रोडक्ट का डिटेल पेज ही रिमूव कर दिया अपने कैटलॉग से, यानी कि ओवरऑल इसकी सेलिंग बंद हो गई है। जो लोग इसको सेल आउट कर रहे थे या लिस्ट किया हुआ था सबकी बंद कर दी है, बिकॉज ये जो प्रोडक्ट है ये आइडेंटिफाई हुई है क्लेमिंग टू बी ट्रीटमेंट क्योर और रेमेडी फॉर कार्डियोवेस्कुलर और रिलेटेड हार्ट डिजीजेस। ठीक है, सच एज ब्लड क्लॉट्स, कार्डियक अरेस्ट। और प्रोडक्ट में डाइटरी सप्लीमेंट है, एसेंशियल ऑयल है, होम्योपैथिक रेमेडीज हैं, टॉपिकल मार्केटेड एज प्रोडक्ट्स फॉर कार्डियो वेस्कुलर ट्रीटमेंट। और ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है कि ये एफडीए से जब तक अप्रूव नहीं हो जाती तब तक ये प्रोडक्ट प्रोहिबिटेड है सेल आउट करना। और इसकी रीइंस्टेटमेंट देखिए लिखा हुआ है कि टू बी कंसीडर्ड फॉर रीइंस्टेटमेंट प्लीज रिमूव द प्रोहिबिटेड डिजीज क्लेम फ्रॉम द डिटेल पेज एंड अपील द रेस्ट्रिक्शन।
अगर देखो, ये तो आइटम ड्रॉप शिप हो रही थी, लेकिन अगर कोई ऐसी आइटम जो कि प्राइवेट लेबल हो रही होती और हमारी एफडीए से अप्रूव होती, तो उस केस में अगर अकाउंट पर ये फूड एंड सेफ्टी अथॉरिटी की तरफ से कोई इशू आता, तो फिर उसको कैसे रीइंस्टेट करवाना था? उसमें जो प्रोडक्ट का डिटेल पेज था उसको एडिट करने की जरूरत थी, और एडिट करने के बाद आप अपील सबमिट करवाते कि ये रेस्ट्रिक्शन इसमें से रिमूव हो चुकी है। यहाँ पर देखिए क्लियरली लिखा हुआ है कि प्लीज रिमूव द प्रोहिबिटेड डिजीज क्लेम फ्रॉम द डिटेल पेज एंड अपील द रेस्ट्रिक्शन। फिर आप अपील कर सकते हो, लेकिन ये उस केस में है जो कि प्राइवेट लेबल कर रहे होते हैं प्रोडक्ट को। लेकिन अगर इन केस हम ड्रॉप शिप कर रहे हैं, वी कैन डू नथिंग फॉर सच टाइप ऑफ अकाउंट्स। तो आपने नोट करना है कि अगर कोई भी डिजीज का क्लेम होता है, कोई भी प्रोडक्ट की लेबलिंग पर कोई भी क्लेम होता है, सो देयर में बी नोट बी अ पार्ट टू रीइंस्टेटमेंट, उस पर कोई भी रीइंस्टेटमेंट नहीं हो सकती। अगर कोई डिजीज वाकई ही इस पर क्लेम हो रही है, देन इट इज नॉट पॉसिबल टू रीइंस्टेट सच टाइप ऑफ केसेस। बट इन अदर केस कि अगर हमारे पास इसके एविडेंसेस हैं, एफडीए से अप्रूव है, और इसकी मतलब कुछ लैब्स होती हैं, उस पर ना उन लैब्स में टेस्ट की रिपोर्ट्स होती हैं, वो उसको कहते हैं एसटीसी टेस्ट रिपोर्टिंग, ठीक है? वो मतलब एक साइट होती है, वहां से उसके अप्रूवल्स होते हैं। तो जो लोग प्राइवेट लेबल करते हैं वो ऑलरेडी वहां से अप्रूवल्स वगैरह ले लेते हैं। तो अगर उनके पास वो अप्रूवल लेटर है और बाकी सारी चीजें हैं, तो फिर आप एक अपील रेडी करोगे, और उसमें फूड एसेंस को जो है वो आप रीइंस्टेट करवाओगे, फूड एंड सेफ्टी एसेंस जितने भी हैं, ठीक है? उसमें आप नोट, जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये देखिए, यहाँ पर एक एक्सटर्नल लिंक भी उन्होंने दिया हुआ है, और वो कह रहे हैं कि इसको आप देखें, ठीक है? हम इस लिंक को भी देखेंगे। और इसके अलावा वो कहते हैं कि वाई इज दिस हैपनिंग, वो कहते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है वो amazon.com पर अलाउ ही नहीं है अब सेल आउट करना, बिकॉज ये एप्लीकेबल लॉ रेगुलेशन और अमेजोन की पॉलिसी को फिलहाल फुलफिल नहीं कर रहा। अब वो कहते हैं आपको फौरी तौर पे क्या करना है, अगर आपकी एफपीए में कोई भी इन्वेंट्री है तो आप उसको डिस्पोज ऑफ करवा लें। विद इन 48 आवर्स ऑफ दिस वार्निंग आपको लिस्टिंग को रिव्यू करना है, क्लोज करना है, डिलीट कर देना है, ठीक है? प्लीज नोट दैट मूविंग a restricted product listing to inactive does not make the listing compliant, ठीक है? फिर वो कहते हैं कि अगर आप फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन को फुलफिल नहीं करोगे, तो आपका अकाउंट भी डीएक्टिवेट ही रहेगा, और लिस्टिंग भी रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी, और फंड्स भी परमानेंटली विदहेल्ड हो जाएंगे आपके, ठीक है? तो हमें ये फौरी तौर पे इसका रिस्पॉन्स जो है वो हमें देने की जरूरत है, ठीक है? अब आपको फर्दर मैं बताती चलूं कि ये मतलब हमारे पास, हमने अभी लिंक ओपन किया है ड्रग्स एंड ड्रग पैराफिनेरिया। इसमें आपको मैं बताती चलूं कि जितनी भी ड्रग ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स हैं वो अमेजोन पर सेल आउट करना अलाउ नहीं है। अगर ड्रग से ओरिएंटेड कोई भी प्रोडक्ट हम बेचते भी हैं, तो वो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर की पैकेजिंग में सील होनी चाहिए, न्यू होनी चाहिए, अनयूज्ड होनी चाहिए, और उस पर क्लियरली आइडेंटिफाई होना चाहिए मैन्युफैक्चरर या डिस्ट्रीब्यूटर का नेम। लेबलिंग उसकी सारी होनी चाहिए, डिटेल पेजेस होने चाहिए, और मतलब इस तरह की ये सारी चीजें हैं, ठीक है? तो ये मतलब हमारे कंसर्न नहीं है, हमारा कंसर्न ये है कि अगर कोई प्रोडक्ट ऐसी है जिसमें कोई भी एसिन ऐसा है जो कि अमेजोन ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है किसी भी सेफ्टी इशू की वजह से, क्योंकि इसमें सिर्फ फूड का इशू नहीं हो सकता, इसमें सेफ्टी इशू भी हो सकता है कि वो प्रोडक्ट किसी भी प्रॉब्लम की वजह से उसे यूज नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल अगर बाथरोब्स हैं, उनको इस वजह से वो कह रहे हैं कि आप सेल आउट नहीं कर सकते कि वो फायर कैची है, ठीक है? या कोई भी इस तरह का उसके अंदर प्रॉब्लम है, तो आप उस प्रोडक्ट को सेल आउट नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको अपील लिखनी पड़ेगी, प्लस उसके साथ जो टेस्टिंग रिपोर्ट्स होती हैं वो अटैच करनी पड़ेंगी। लेकिन ये सिर्फ प्राइवेट लेबल के केसेस में आप इस तरह के केसेस को सॉर्ट आउट कर सकते हो। ड्रॉपशिप या होलसेल के केस में अगर कोई लिस्टिंग डिलीट हो जाती है, देन वी कैन डू नथिंग, हम कुछ भी नहीं कर सकते, और ना उसका इम्पैक्ट हमारे अकाउंट पर इतना ज्यादा होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये मैं अकाउंट हेल्प पर जब जा रही हूँ, तो यहाँ पर जब मैं प्रोडक्ट एंड सेफ्टी इशू पर क्लिक कर रही हूँ, देन यू कैन सी के यहाँ पर स्क्रॉल डाउन जब मैं करूंगी,
तो आप यहाँ पर देखो ये प्रोडक्ट सेफ्टी इशू में नो इम्पैक्ट आ रहा है कि कोई भी असर नहीं है अकाउंट पर, बस आपने लिस्टिंग को रिमूव कर देना है। इसके अलावा कोई भी हमारी तरफ से अमेजोन को कोई चीज़ नहीं रिक्वायर्ड। लेकिन अगर हम प्राइवेट लेवल कर रहे हो तो उस केस में हमें थोड़ा कॉन्शियस होना पड़ता है। सो अब मुझे आप थोड़ा सा टाइम दो, मैं इसकी अपील शेयर करती हूँ, फिर हम इसे ग्रेजुअली डिस्कस करते हैं। जी, मैंने अपील ग्रुप में शेयर की है। इसको हम डिस्कस करते हैं, आप ओपन कर लें काइंडली इसको। और इसके बारे में मैं आपको डिटेल में गाइड करती हूँ कि हम किस तरह से इसकी अपील को लिखेंगे, ठीक है? आप इसमें सबसे पहले तो अमेज़न को बताओगे कि हमें फ्ला एसिन के अगेंस्ट जो है वो एक कंप्लेन रिसीव हुई है। जो भी ASIN होगा आपने वो यहाँ पर एंटर करना है, ठीक है? फिर आप बताओगे कि हमने इसके कंसर्न्स को जो है वो इन्वेस्टिगेट किया है। तो रूट कॉज़ हमें ये पता चली है कि अगर फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है जिससे किसी को एलर्जिक कोई भी प्रॉब्लम हुई है, तो अमेज़न ने कहा कि हम सेफ्टी की वजह से हम इस प्रोडक्ट को अलाउ नहीं कर रहे, ठीक है? तो आप बताओगे कि एलर्जिक रीज़न थी और नेसेसरी जो भी इंफॉर्मेशन है वो पैकेजिंग पर ऑलरेडी प्रिंट थी। लेकिन बायर ने इसको इस प्रोडक्ट को रियलाइज़ नहीं किया कि इसके इंग्रीडिएंट्स की वजह से उससे रिएक्शन हो सकता है। ठीक है? तो ये रूट कॉज़ थी। तो जो भी रूट कॉज़ होगा आपने इसी तरह से आइडेंटिफाई करना है। वो आपको कहाँ से पता चलेगा? परफॉर्मेंस और वॉइस ऑफ कस्टमर में जाकर, कि कस्टमर को क्या इश्यू आया, ठीक है? फिर आप फौरी तौर पर आपने क्या किया? आप उसमें बताओगे कि हमने मेक श्योर किया कि कस्टमर को रिफंड करें और हमने लिस्टिंग क्लोज़ कर दी है। और उसके बाद आप बता सकते हो कि हमने एक बिन जो है वो रिक्वेस्ट की है ताकि हम इंश्योर कर सकें कि प्रोडक्ट में कोई भी इश्यू नहीं है। और उसके बाद आप केस आईडी यहाँ पर जो भी आपने लॉगिन किया होता है, वो आप केस आईडी का नंबर यहाँ पर लिख देते हो। उसके बाद आप बताओगे कि एफबीए की टीम ने इंडिकेट किया है कि वी वर अनएबल टू फाइंड एनी डिफेक्ट्स एंड जितनी भी हमारी इन्वेंट्री है वो करेक्ट है और हमारी जो प्रोडक्ट है वो भी वेरीफाइड है और अमेजोन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक उस पर एक्सपायरी डेट्स भी मेंशन है। फिर आप बताओगे कि हमने मैन्युफैक्चरर से भी कांटेक्ट किया है और एडिशनल इंफॉर्मेशन जो भी कंसर्न है उससे हमने रिक्वेस्ट की है और मैन्युफैक्चरर ने प्रोडक्ट की टेस्टिंग जो है उसको भी इंश्योर किया है और उसके जितने भी इश्यूज हैं वो कह रहे हैं कि हमने उसको थॉरली रिव्यू किया है उसकी पैकेजिंग को और हमने डिटरमिन किया है कि जितने भी उसके एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट है वो आप सारे मतलब प्रोडक्ट से रेलिवेंट ही डिटेल आपकी बनेगी कि प्रोडक्ट है किस तरह की, एसिन है किस तरह का, इशू क्या था, फिर उसी की स्टोरी एग्जैक्ट आपने यहाँ पर अपने वर्ड्स में लिखनी है। फिर आप बताओगे कि फ्यूचर में ऐसे इश्यूज से कैसे बचा जा सकता है। फिर आप बताओगे कि जब हमने कांटेक्ट किया ना अपने मैन्युफैक्चरर से तो उसने दो चीजें हमारी अटेंशन में लेकर आया और क्लैरिफाई किया, उसने हमें एजुकेट किया कि इसमें कुछ एलर्जिक सफरर्स हैं जो कि जो भी मटेरियल होगा वो आपने लिख देना है कि फलां चीज का रिएक्शन है। तो क्लेरिफाई उसने किया कि ये इंग्रेडिएंट्स जो है वो एक्चुअल प्रोडक्ट में खुद नहीं है लेकिन वो मतलब फैसिलिटी के लिए सिर्फ उसके अंदर इस्तेमाल किए गए हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है वो थॉरली टेस्टेड है और सर्टिफाइड है। फिर आप उसके सर्टिफिकेट्स वगैरह और जो आपकी मैन्युफैक्चरर से कम्युनिकेशन हुई होगी वो सारी भी चीजें आप यहाँ पर अटैच करोगे एज एन एविडेंस। फिर आप यहाँ पर बता दोगे कि ये जो प्रोडक्ट है इसकी पैकेजिंग पर ऑलरेडी सेफ्टी वार्निंग इंफॉर्मेशन लैंग्वेज जो भी है वो गिवन है, वो आपने देखनी है। पैकेजिंग को क्लियरली आपने रीड करना है उसकी इंस्ट्रक्शन को कि क्या क्या चीजें दी हुई हैं और जो इशू आया है क्या उस इशू को यहाँ पर हाईलाइट किया गया था या नहीं किया गया था। फिर आप बताओगे कि ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें सवेयर एलर्जिक सफरर्स के इंग्रेडिएंट की पॉसिबिलिटी हो सकती है लेकिन इस की सेफ्टी इंफॉर्मेशन पे एम्फेसिस करने के लिए हमने फर्दर जो है वो इम्पोर्टेंट चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया है और जो भी इनहेंस्ड इसके अंदर ब्रांड कंटेंट है उसको हमने मतलब कोशिश की है कि उसको रीइंस्टेट किया जाए। और फिर आप बताओगे कि हमने जितने भी कंज्यूमर्स हैं उनको नेसेसरी एजुकेशन जो है वो अपनी पैकेजिंग के थ्रू अवेयरनेस उन्हें देने की कोशिश की है। तो आप ये बता सकते हो कि हम ये प्रॉपरली वहां पर मेंशन करवा देंगे, ठीक है? फिर आप जितने भी प्रेप लेबल्स और जो चीजें भी सप्लायर की तरफ से आपको मिली होंगी, मैन्युफैक्चरर की तरफ से मिली होंगी, वो आप सारी की सारी एज एन एविडेंस इसके साथ अटैच करोगे।
ठीक है। मतलब इसमें आपको एग्जैक्ट इशू बताना है कि किस चीज की वजह से इशू क्रिएट हुआ, और फिर आपने जो भी इन्वेस्टिगेशन उस पर की वो एग्जैक्ट अपने वर्ड्स की फॉर्म में लिखनी है। प्लस उसके साथ जितने भी एविडेंसेस हैं, लाइक जो मैन्युफैक्चरर से आपको डाटा कलेक्ट हुआ, जो टेस्ट रिपोर्ट्स आपने कलेक्ट की, वो सारी की सारी, प्लस उसके साथ आप जो सप्लायर है उसकी इंफॉर्मेशन भी अमेजोन को दे दोगे कि हमने यहाँ से मैन्युफैक्चर करवाई है, ये डिटेल्स हैं। आप सारी डिटेल्स जो हैं वो इनसे ले सकते हैं। उनका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नंबर, नेम, टाइटल, ईमेल, फोन नंबर, हर चीज आपने उन्हें प्रोवाइड करनी है। और आप उसमें क्लियरली बताओगे कि हमने हर चीज अपने एंड से, प्रोडक्ट की सेफ्टी, कंडीशन और क्वालिटी, हर चीज हमने उसको मेंटेन करने के लिए, श्योर करने के लिए और अच्छा बाइंग एक्सपीरियंस शो करने के लिए हमने हर चीज क्लियरली मतलब कर ली है। तो फिर उसमें आप बताओगे कि हमारी जो लिस्टिंग है उसको रीइंस्टेट कर दिया जाए, तमाम एविडेंसेस और तमाम सबूतों को देखकर। ठीक है। तो इसमें असल में आपकी रिसर्च बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी कि जो भी प्रोडक्ट आप लाइक उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो अमेजोन को, उसके बारे में इन डेप्थ आपको देखना पड़ेगा कि वॉइस ऑफ कस्टमर में इशू देखोगे कि इशू क्या रेज हुआ है। उसके बाद आप बाकी सारी चीजों को फोकस करते हुए देखोगे कि इसके लिए हमें क्या क्या इकदाम लेने पड़ेंगे। ऑब्वियसली इस तरह के केसेस में मैन्युफैक्चरर का मतलब साथ देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मैन्युफैक्चरर जब तक आपको चीजें, एविडेंसेस प्रोवाइड नहीं करेगा, यू आर नॉट एबल टू रीइंस्टेट अकाउंट। तो आपको मैन्युफैक्चरर की सारी डिटेल क्लाइंट से लेनी होती है, फिर आप मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट करते हो और उससे जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती है, जो जो अमेजोन ने कहा होता है, वो डॉक्यूमेंट्स उससे लेते हो। और फिर उस सारी चीज को, जो जो आपने किया होता है, उसको अपील में लिखकर और उन तमाम एविडेंसेस को अटैच करते हो। फिर आपका ASIN जो है वो रीइंस्टेट हो जाता है। अब आप बताएं, कोई भी इसमें क्वेश्चन है आपके जहन में आ रहा तो आप पूछें। अब ऐसे करते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है ना, मैं इसका ASIN आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये जो अभी जैरो वाला हमने देखा है। तो आप इस प्रोडक्ट की मैं इमेजेस और डिटेल वगैरह आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये अपील मैंने आपको लिखी हुई सेंड की है किसी और प्रोडक्ट के हिसाब से। आप मुझे इस प्रोडक्ट के हिसाब से अपील बनाकर मुझे ग्रुप में शेयर करें, फिर मैं आपको गाइड करूंगी कि आपको फर्दर इसमें क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत है। ठीक है। ठीक है मैम। मैं अभी आपको सारी डिटेल्स शेयर कर रही हूँ, आप वर्क करो उसके ऊपर। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ग्रुप में पूछ लेना। ठीक है। जी बेहतर मैम। ठीक है मैम। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।